रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, तो हमने कल देखा था कि हमारे पास जो टॉपिक्स हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक है HTML5। तो HTML5 हम स्टार्ट करते हैं कि HTML5 क्या है और इसमें किस तरह से काम होता है। सबसे पहले नोटपैड से बाहर आते हैं और कल हमने ये एक फोल्डर बनाया था जिसमें हमने एक क्लास बनाई, एक फाइल बनाई थी index.html के नाम से। अच्छा, किसी भी फाइल को कोड में किस तरह खोलते हैं इसका तरीका यहाँ देखें। पहले फोल्डर खोला, यहाँ पर आके क्लिक करा, यहाँ पर आके CMD लिखा और एंटर कर दिया। कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया हमारे पास, यहाँ कोड लिखा, डॉट और एंटर कर दिया। अब ये क्या करेगा कि हमारी जो फोल्डर है क्लास 01 का, इसको डायरेक्ट खोल देगा मेरे विजुअल स्टूडियो कोड के साथ, ताकि मैं अपनी कोड में कोई भी चीज़ ऐड कर सकूं। कमांड प्रॉम्प्ट का ये है कि जब भी आप डेवलपमेंट करते हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट से अपना जो फोल्डर है उसका पाथ कनेक्ट करते हैं। जो मैंने डायरेक्टरी का नाम यूज़ करा था कल, डायरेक्टरी कनेक्ट करते हैं, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे होते हैं वो अपने लोकल कंप्यूटर में जब कर रहे होते हैं तो आपको अपने कंप्यूटर को पाथ डिफाइन करना होता है कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये इस फोल्डर में ऐड हो जाए। अपने एक तरह से कंप्यूटर को कनेक्ट करना होता है इस विजुअल स्टूडियो कोड के साथ। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही? अब क्लियर है आवाज़? अब क्लियर है आवाज़? ये हमारे पास फोल्डर खुल चुका है। index.html की फाइल को ओपन करते हैं। अब आवाज़ ठीक आ रही है? आवाज़ क्यों कट रही है? आई थिंक नेट का मसला है। यहाँ पर मेरे को नेट लिखा हुआ है, योर नेट कनेक्शन इज नॉट स्टेबल। अब आवाज़ क्लियर है? अब मेरी आवाज़ क्लियर है? इंटरनेट की वजह से डिस्कनेक्ट होते हैं। अब आवाज़ क्लियर है? ठीक है। अच्छा, कमांड प्रॉम्प्ट का पूछ रहे थे सवाल। कमांड प्रॉम्प्ट का ये है कि जब भी हम अपने कंप्यूटर में कोई भी काम करते हैं तो हमें लोकली अपने कंप्यूटर को उस चीज़ से कनेक्ट करना होता है। उस डायरेक्टरी को डिफाइन करना पड़ता है कि हम अपने कंप्यूटर में इस डायरेक्टरी में या इस पाथ पे काम कर रहे हैं। तो इसीलिए कमांड प्रॉम्प्ट हम यूज़ करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट का और किस तरह यूज़ होता है और इसमें जो कमांड देते हैं वो किस तरह देते हैं, इसकी एक अलग सी वीडियो बनाकर मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है। अब index.html की फाइल हमने यहाँ पर खोल ली है। अब देखते हैं कि HTML जो है वो काम कैसे करता है। सबसे पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर काम क्या कर रहा है। सबसे पहले हमने डॉक टाइप HTML, पहले हमने उसको अपने ब्राउजर को बता दिया कि ये HTML की फाइल है। हमने लैंग्वेज डिफाइन कर दी कि लैंग्वेज इंग्लिश है। लैंग्वेज अगर हम डिफाइन ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, हम यहाँ पर सिर्फ HTML का टैग भी दे सकते हैं इस तरह से, HTML। ठीक है। अच्छा, HTML में जब भी हम कोई ओपन टैग यूज करते हैं तो उसके साथ एक क्लोजिंग टैग भी यूज करते हैं। हर ओपन टैग के साथ क्लोजिंग टैग यूज होता है। ये जो HTML लिखा हुआ है इसको हम टैग कहते हैं, ये टैग है।
और इसका क्लोजिंग टैग ये है। ठीक है, HTML टैग के अंदर बनता है हेड का टैग। हेड के टैग में क्या होता है, ये मेटा हम डिफाइन करते हैं। मेटा के टैग जो हैं वो इसलिए यूज होते हैं कि हम अपनी स्क्रीन साइज को एडजस्ट करते हैं मेटा टैग से। हम उसको ब्राउजर को बताते हैं कि भाई ये मेटा टैग्स हम इसलिए डिफाइन कर रहे हैं, या इसलिए इसमें ये एट्रीब्यूट्स नेम और ये एट्रीब्यूट्स वैल्यू, चार्ट सेट जो लिखा हुआ है या एट्रीब्यूट का नेम है, और ये UTF-8 जो है एट्रीब्यूट की वैल्यू है। हम उसको डिफाइन कर रहे हैं कि ये वैल्यू ये हमारे एट्रीब्यूट का नेम और ये वैल्यू है। मतलब हमने जो मैंने रिस्पॉन्सिव की बात करी थी, रिस्पॉन्सिव ये काम करती है। ये मेटा टैग्स डीपली क्या काम करते हैं इसकी अभी हम आगे जाके देखेंगे कि ये और किस तरह से काम करते हैं और इसमें कौन कौन से टैग अभी ऐड होते हैं। अभी हम सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर समझ रहे हैं और हमारा जो फोकस है वो सिर्फ ये है कि HTML क्या काम करता है, सिर्फ वो देखते हैं। तो ये मेटा के टैग थोड़े से रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स में के लिए ज़्यादा यूज होते हैं, तो इसकी जो डिस्कशन है और इसके बारे में जो पढ़ेंगे वो हम डिटेल में बूटस्ट्रैप के बाद पढ़ेंगे कि मेटा टैग्स किस तरह से क्या काम करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमें टैग देखना है टाइटल का टैग। टाइटल का टैग देखो, टाइटल के टैग में डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है। अगर मैं अपना ब्राउजर ओपन करता हूँ तो ब्राउजर के टॉप पे डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है। तो टाइटल के टैग में हम जो भी लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं क्लास 01, ये हमने क्लास 01 लिखा। यहाँ पर आके हमने अपना रिफ्रेश करा तो यहाँ पर क्लास 01 लिखा हुआ। टाइटल में हम वो चीज़ लिखते हैं जो कि हमें अपने ब्राउजर के टॉप पे प्रिंट करवानी होती है, मतलब शो करवानी होती है। अच्छा, मैंने यहाँ पर क्लास 01 लिखा, मैंने इस फाइल को सेव नहीं करा, लेकिन मेरे पास वहाँ रिफ्रेश करने पे शो हो गया, क्योंकि मैं अपने यहाँ फाइल के ऑप्शन में गया, मैंने यहाँ पर ऑटो सेव पे क्लिक किया हुआ है। अगर मैं ऑटो सेव पे क्लिक नहीं करूँगा तो मुझे बार बार Ctrl+S से अपनी फाइल को सेव करना पड़ेगा। तो अच्छा तरीका यही होता है कि ऑटो सेव पे रखें। ऑटो सेव पे रखने का फायदा ये होता है कि आप अपना कोड लिखें, जाके ब्राउजर रिफ्रेश करें, आपके पास जो है वो जो चेंजिंग्स होंगी आपकी फाइल में वो शो हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, ब्राउजर में जो ये मैंने फाइल खोली हुई है, ये जो फाइल खोली हुई है, इसको खोलने का तरीका कल भी डिफाइन किया था और आज भी डिफाइन करता हूँ कि हमने अपना ये फोल्डर ओपन करा, इसमें जो फाइल शो हो रही है, फाइल पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारा डिफॉल्ट जो भी ब्राउजर होगा जो हमने अपने पीसी में सिलेक्ट किया हुआ होगा उसमें ही हमारी फाइल खुल जाएगी। ठीक है, वापस विजुअल स्टूडियो कोड पे आते हैं और यहाँ पर हमने कल ये 5 टैग देखे थे कि 5 टैग हेडिंग के लिए यूज होते हैं। ठीक है। अच्छा, टाइटल टैग के बाद हम हेड के टैग को क्लोज कर देते हैं। हम अपनी जितनी भी कोडिंग करते हैं, जो कोडिंग हमें यहाँ पर शो करवानी है, यहाँ शो करवानी है, वो हम बॉडी टैग के अंदर करते हैं। तो बॉडी टैग के अंदर वो सारी टैग और वो सारी कोडिंग होती है जो कि हमें अपनी वेबसाइट पे शो करवानी होती है। ठीक है। बॉडी टैग के अंदर H1 रख लेते हैं खाली, कि हमारे पास सिर्फ H1 है। H1 का टैग हेडिंग के लिए यूज होता है और H1 के टैग H1 से H5 तक यूज होते हैं। हम डिपेंड होता है कि हमने हेडिंग को कितना बड़ा रखना है। जैसे कुछ पेजेस पे आपने देखा होगा या कुछ जगह पे आपने देखा होगा, एक हेडिंग होती है सबसे बड़ी, उसके अंदर सब हेडिंग्स होती हैं। तो सब हेडिंग हमेशा मेन हेडिंग से छोटी होती है। सब हेडिंग बनाने के लिए H2 H3 के टैग यूज होते हैं। ठीक है। अच्छा, हमने लिख लिया हेलो वर्ल्ड। अब हमने इसमें अपना कोई पैराग्राफ लिखना है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर टैग लिखने का तरीका बताता हूँ मैं आपको, लेस देन का साइन, पी, ग्रेटर देन का साइन, क्लोजिंग टैग खुद ही जनरेट हो जाएगा हमारे पास, हमें क्लोजिंग टैग को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जैसे ही हम लेस देन का साइन, पी और ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, जैसे ही हमारे पास ओपनिंग टैग लगेगा, क्लोजिंग टैग उसका खुद ही ऐड हो जाएगा। कोई भी टैग हो उसका जो है टैग, देखिए H1 अगर हमने लिखा तो H1 का क्लोजिंग टैग हमारे पास खुद जनरेट हो गया। इसी तरह एक और टैग होता है स्ट्रॉन्ग का, क्लोजिंग टैग खुद ही ऐड हो गया। इसी तरह एक टैग यूज होता है हमारे पास डेव का, खुद ही स्ट्रॉन्ग जो क्लोजिंग टैग है खुद ही जनरेट हो गया। इसी तरह हमारे पास एक टैग यूज होता है एंकर का, एंकर का क्लोजिंग टैग खुद ही जनरेट हो गया। इसी तरह हमारे पास एक टैग यूज होता है यूएल का, सॉरी यूएल, यूएल क्लोजिंग टैग खुद ही जनरेट हो गया। ठीक है। अब हमने यहाँ पर अपना पी का टैग जनरेट कर लिया।
अब पी के टैग में हम जो भी कुछ लिखेंगे वो सब हमारे पास बॉडी में शो हो जाएगा। लॉरेम 10, लॉरेम 10 क्या है, ये एक सैम्पल टेक्स्ट है। जैसे हम अभी क्योंकि सैंपल बना रहे हैं, हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं या सीख रहे हैं, तो हमें सैंपल टेक्स्ट चाहिए, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन अगर हम किसी के लिए वेबसाइट जनरेट करते हैं तो वो हमें टेक्स्ट देगा कि ये टेक्स्ट आपने लिखना है, तो वो प्री डिफाइंड टेक्स्ट होगा हमारे पास, हम वो कॉपी पेस्ट करेंगे और इस पी टैग के अंदर लिख देंगे। लेकिन इस वक्त क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और सीख रहे हैं, तो इसलिए एग्जाम्पल टेक्स्ट लिखने का तरीका ये है कि लॉरेम लिखें। लॉरेम लिखने के बाद जितने आपने उसके बाद वर्ड्स यूज करने हैं, याद रहे वर्ड्स, लेटर्स नहीं। लेटर होता है REM और वर्ड्स होते हैं पूरे पूरे, लॉरेम, इप्सम, डॉलर, ये वर्ड्स होते हैं। तो मैंने सुबह कि भाई तुम 10 वर्ड यूज कर, 10 जो है वर्ड ऐड कर दो। इसने ऐड कर दिए। हम अपने ब्राउजर पे आते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे, हमारे पास हेलो वर्ल्ड और उसके नीचे ये लॉरेम इप्सम जो हमने पी के टैग में अपना टेक्स्ट ऐड करा है। ठीक है, ये हमारी हेडिंग है और ये हमारा पैराग्राफ है। ये समझ में आया? अच्छा, ये ब्राउजर की जो वो है, जूम किया हुआ मैंने, अगर मैं इसको -100 पे ले जाऊं, -100 से मेरा मतलब है कि 200 था, तो मैं इसको 200 से 100 कर देता हूँ। ये अब अपनी डिफ़ॉल्ट पे आ चुका है, डिफ़ॉल्ट साइज़ जो होता है किसी ब्राउज़र का। लेकिन मैं चाह रहा हूँ मैं इसको ज़ूम कर दूँ, तो मैं इसको ज़ूम कर देता हूँ और मैंने इसको 200 करा हुआ है, ताकि आप लोगों को क्लियर ये चीज़ नज़र आ सके। ये चीज़ क्लियर हो गई? ये चीज़ क्लियर हो गई? अच्छा, अब हमने H1 का टैग दिख लिया कि क्या काम करता है, P का टैग दिख लिया क्या काम करता है। अब हम एक दूसरी चीज़ देखने जा रहे हैं, वो है लिस्ट। लिस्ट किस तरह से ऐड होती है? अभी मैंने UL का टैग यूज़ करके दिखाया। लिस्ट दो तरह की होती है। हाँ, पी का टैग पैराग्राफ के लिए यूज होता है कि हमने अपनी वेबसाइट में जो भी पैराग्राफ की सूरत में लिखना है या पैराग्राफ की स्टाइल में लिखना है, वो हम पी के टैग में ऐड कर देते हैं कि ये हमारा पैराग्राफ है। ठीक है। अच्छा, लिस्ट के टॉपिक से पहले मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैंने ये लॉरेम इप्सम लिखा है और ये इटैलिक हो जाए, यहाँ पर टैग देखा मैंने किस तरह बंद करा, मैंने वहाँ पर टैग लगाया तो इसने क्लोजिंग टैग खुद ही लगा दिया, लेकिन हमें क्लोजिंग टैग लगाना था इप्सम के बाद, तो हमने यहाँ पर ये यूज़ करा, / करा, क्लोजिंग टैग खुद ही आ गया। अभी हमारा टैग हो चुका है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसमें से किसी को स्ट्रॉन्ग भी कर दूँ, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, स्ट्रॉन्ग लिखूंगा। अच्छा, स्ट्रॉन्ग क्या काम करता है? स्ट्रॉन्ग बोल्ड का काम करता है। स्ट्रॉन्ग के अंदर जो भी चीज़ आएगी वो बोल्ड हो जाएगी। जाके रिफ्रेश करते हैं, लॉरेम इप्सम इटैलिक हो गया और ये बोल्ड हो गया हमारे पास। ठीक है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि लॉरेम इप्सम को बोल्ड भी कर दूँ, स्ट्रॉन्ग भी कर दूँ, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ भाई स्ट्रॉन्ग भी इसको कर दो
इटैलिक भी इसी को कर दो, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देगा। बोल्ड भी हो गया और इटैलिक भी हो गया। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना और इटैलिक करना। अच्छा, एक और चीज़ इसमें देख ले रहे हैं, हमने बोल्ड भी कर दिया, इटैलिक भी कर दिया। अच्छा, ये जो क्लास कोड है ना, ये मैं आप लोगों को एक index.html की फाइल जो मैं अपने पास काम कर रहा हूँ, ये मैं शेयर कर दूंगा, तो आप ये फाइल खोलकर भी ये सारे कोड देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने जो टेक्स्ट लिखा है वो कोटेशन में आ जाए। कोटेशन क्या होती है? कोटेशन ये होती है, मैंने क्यू का टैग यूज करा स्ट्रॉन्ग से पहले, पी के टैग के अंदर, पी के टैग के अंदर स्ट्रॉन्ग से पहले, याद रखना कि कौन सा टैग कहाँ यूज करना है। ठीक है, यहाँ पर आकर मैंने रिफ्रेश करा, मेरे पूरे पैराग्राफ से पहले और बाद में डबल कोटेशन आ गई। इस तरह हम देखते हैं कि कुछ ऐसा टेक्स्ट लिखा हुआ होता है जो कि जिसके कोई मीनिंग्स होते हैं या वो हाईलाइटेड होता है, तो वो डबल कोटेशन में लिखा हुआ होता है। डबल कोटेशन में लिखा हुआ होता है, तो इसी तरह ये भी है कि ये डबल कोटेशन में एक चीज लिखी हुई है हमारे पास। दोबारा आते हैं यहाँ पर। अच्छा, एक चीज और यूज होती है इसी तरह से, ब्लॉक कोड के नाम से, साइट के नाम से, लेकिन क्योंकि मैंने शुरू में कल बताया था कि HTML क्योंकि वर्जन 5 हो चुका है अब 4 से, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि रिप्लेस हो गई हैं या उनको ख़त्म कर दिया गया है, जिनकी ज़रूरत नहीं थी। अभी आगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जिनकी ज़रूरत अब नहीं है, तो डबल कोड हमने लगाना था, तो हमने क्यू का टैग यूज़ करा और हमने इसको लिख दिया। अब ब्लॉक कोड क्या होता है? ब्लॉक कोड आजकल इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन मैं एक आइडिया देता हूँ कि ब्लॉक कोड यूज़ क्यों होता है। एक पी का टैग और बना लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बतानी थी कि ये हमने बैक स्पेस करा, अब हमने यहाँ पर इसको पी के टैग के बराबर लाना है, तो हमने 4 स्पेस दी, लेकिन मैं अगर इन 4 स्पेस के बजाय मैं चाहता हूँ कि मेरे एक ही बटन पे ये इनलाइन हो जाए, तो मैं टैब दबाऊंगा, 4 स्पेस खुद ही आ जाएंगे। टैब इक्वल्स टू 4 स्पेसेस। ब्लॉक कोड, व्हाट इज ब्लॉक कोड? ब्लॉक कोड के अंदर आए हम, जिस तरह हम किसी अपनी वेबसाइट पे किसी का कोड डाल रहे हैं, अल्लामा इकबाल का कोई कोड है वो हमने अपनी वेबसाइट पे लगाना है, तो हम उस वेबसाइट पे अपना कोड लगाने के लिए अल्लामा इकबाल का कोड जो लिखेंगे वो ब्लॉक कोड में लिखेंगे। अल्लामा इकबाल कोड, ये देखा, ये पैराग्राफ से बिल्कुल अलग शो हुआ है हमारे पास, कि ये जो हमारे पास ऊपर सैंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये जो बोला है वो इन्होंने बोला है। मतलब जैसे हम देखते हैं ना कि किसी वेबसाइट पे या किसी कहीं भी कोई किसी का कोई कोड होता है, या फेसबुक पे हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, पोस्ट पे, इंस्टाग्राम के पोस्ट पे हम देखते हैं कि अगर किसी का वो किसी की कहीं भी बात है तो नीचे क्रेडिट देने के लिए उसका नाम भी मेंशन होता है, तो इस तरह से उसका नाम मेंशन करते हैं कि भाई इस बंदे ने ये बात बोली है। ठीक है, नाउ लिस्ट स्टार्ट करते हैं। ये हम कमेंट के लिए यूज करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं बेसिक टेक्स्ट। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट लिस्ट। लिस्ट दो तरह की होती है, कौन कौन सी? टू टाइप ऑफ लिस्ट इन HTML। कौन कौन सी? अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड लिस्ट। दोनों में फर्क क्या होता है? दोनों में फर्क ये होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो UL से डिफाइन होती है,
बेसिक टेक्स्ट मैंने इसलिए लिखा है कि किसी भी वेबसाइट का जो किसी भी वेबसाइट में हमने कोई टेक्स्ट लिखना है, बेसिक टेक्स्ट लिखना है, तो वो इस तरह लिखते हैं। अगर बेसिक टेक्स्ट नहीं तो टेक्स्ट भी लिख सकते हैं कि किसी भी वेबसाइट में हमने टेक्स्ट एंटर करना है तो हमने इस तरह ऐड करना है टेक्स्ट को अपने। अब ठीक है। अच्छा, लिस्ट दो तरह की होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट। अगर ये नहीं राइट करें तो कमेंट्स है ना, वैसे भी कमेंट्स हमारा जो ब्राउजर है वो रीड नहीं करता, कंपाइल नहीं होता वो हमारा जो कमेंट है। हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी देख लें तो उसमें भी यही होता है कि कमेंट जो होते हैं कंपाइल नहीं होते। तो कमेंट हम अपनी आसानी के लिए लिखते हैं। जैसे अगर मैं ये फाइल आप लोगों को सेंड करूंगा, आप लोगों से शेयर करूंगा, तो इस कमेंट से आप लोगों को हेल्प मिलेगी कि इस कमेंट के बाद नीचे जो काम हो रहा है वो क्या काम हो रहा है। तो कमेंट सिर्फ अपनी आसानी के लिए होते हैं, ये वेबसाइट पे शो नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ अपनी वेबसाइट को दूसरों को समझाने के लिए हम कमेंट ऐड करते हैं। अगर ये नहीं लिखें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारी वेबसाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अच्छा, अनऑर्डर्ड लिस्ट किस तरह की होती है? सबसे पहले हमने यूएल लिखा, यूएल का टैग हमने अनऑर्डर्ड के लिए यूज करा, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और उसके अंदर आके हमने एलआई का टैग यूज करा। एलआई का टैग लिस्ट के लिए यूज होता है, एलआई मतलब लिस्ट, ठीक है। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि मैंने 3 लिस्ट बनानी है, अब मैं बार बार एलआई का टैग यूज करूँ, तो मैंने एलआई लिखा, एस्टेरिक का साइन यूज करा, 3 लिखा, एंटर कर दिया, मेरे पास 3 लिस्ट जनरेट हो गई, ठीक है। मैं बार बार एल आई लिखता, मैंने ये तरीका करा कि मैंने अपनी लिस्ट को इस तरह से लिख दिया। अगेन कमेंट्स वाली बात या लिस्ट वाली बात, अगेन कौन सी? अच्छा, लिस्ट वाली बात अगेन सही है, मैं तो बता देता हूँ बिल्कुल। लिस्ट हमारे पास दो टाइप की होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट। सबसे पहले हम अनऑर्डर्ड लिस्ट देख रहे हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम डिफाइन करते हैं यूएल के टैग से, ठीक है। अब यूएल का टैग हमने बनाया, अब हमने इसके अंदर कोई लिस्ट ऐड करनी है, तो हमने एल आई का टैग यूज करना है। एल आई का टैग डिफाइन करता है कि इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो एक लिस्ट होगी, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं 3 लिस्ट बनाऊं, तो 3 लिस्ट बनाने के लिए मैं एल आई लिखूंगा, एस्टेरिक का साइन, और 3 लिख के एंटर कर दूंगा, तो मेरे पास 3 लिस्ट जनरेट हो गई। यूएल मीन अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट, लिस्ट टैग। अब ठीक है, कमेंट्स में साथ साथ ऐड कर रहा हूँ ताकि समझ में आती रही चीज़ें। अच्छा, अब हम 3 लिस्ट में अपना टेक्स्ट लिखते हैं कुछ भी। मैं लिखता हूँ लॉरिन इफ सम सैंपल, रिफ्रेश करते हैं, ये हमारे पास 3 अनऑर्डर्ड लिस्ट जनरेट हो चुकी है। अनऑर्डर्ड लिस्ट हमें किस तरह पता चल रहा है कि यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स हैं, बुलेट्स के साथ हमारी लिस्ट शो हो रही है। अगर ये नंबरिंग के साथ शो होती तो हम इसको ऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। मैं जल्दी से एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि दोनों चीज़ें एक साथ क्लियर हो। OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड
ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। इसके अंदर भी हम उसी तरह li का टैग यूज करेंगे। इसके अंदर भी 3 ही कर लेता हूँ, li asterisk 4। अब मैं 4 करता हूँ, 4 सैंपल नेम ऐड कर लेते हैं कोई से भी, बिलाल। ये सिर्फ सैंपल टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है हम कोई वेबसाइट बनाएं तो इस तरह ऐड करें। जस्ट एक सैंपल टेक्स्ट है। ये हमारे पास ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट का फर्क पता चल गया कि ऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो नंबर से नजर आ रही है हमें, और अनऑर्डर्ड लिस्ट हमें बुलेट पॉइंट के साथ शो हो रही है। दोनों में ये फर्क है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट अगर क्लियर नहीं हुआ तो बता दें, मैं एक बार फिर रिपीट कर दूंगा। जैन क्लियर है, ठीक है। एक टॉपिक और देख लेते हैं, फिर हमारी क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी 3:40 पे। अच्छा, हमने देखा है कि हम अपनी जब वेबसाइट देखते हैं तो उसमें कुछ क्लिकेबल लिंक्स होते हैं। क्लिकेबल लिंक्स किस तरह बनते हैं? क्लिकेबल लिंक्स बनाने का बहुत आसान तरीका है। हमने एंकर टैग यूज करा। क्लिकेबल लिंक बनाने के लिए हमेशा हम एंकर का टैग यूज करते हैं। पहले कमेंट लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए बात। क्लिकेबल लिंक्स, एंकर का टैग यूज करते हैं। एंकर टैग, एंकर टैग के अंदर किस तरह काम करते हैं? अब हमारा ये एंकर टैग बन गया है। अब इसके अंदर मैं जो भी चीज लिखूंगा वो हमारे पास क्लिकेबल है। यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करते हैं। ये क्लिकेबल बन गया। अच्छा, एंकर टैग के अंदर मैंने चीज यूज करी है href। एंकर टैग जब भी हम यूज करते हैं तो उसके साथ href का एट्रीब्यूट यूज करते हैं। अभी मैंने बताया था कि ये एट्रीब्यूट नेम होता है और ये एट्रीब्यूट वैल्यू होती है। अच्छा, मैंने यहाँ पर हैश इसलिए यूज करा है क्योंकि अभी मैं इसको चाहता नहीं कि ये कहीं पर खुले, क्योंकि अभी हमने होम पेज बनाया हुआ नहीं है कोई। चलिए, होम पेज तो होता ही है, जो बाय डिफॉल्ट पेज होता है वो होम पेज होता है। अबाउट का पेज बना लेते हैं कि हमारे पास अबाउट का पेज है, तो वो ले जाके हमारे पास खुलेगा। इस वक्त हमारे पास अबाउट का पेज नहीं है, इसलिए मैंने हैश यहाँ पर यूज करा है। रियल लाइफ एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ, लगाता हूँ यहाँ पर ताकि आपको और चीज़ क्लियर हो। मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट में जब भी यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर एक फेसबुक का एक लिंक शो हो रहा हो। हम देखते हैं ना वेबसाइट पे लिंक शो हो रहे होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप। जैसे ही हम वहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो हमें डायरेक्ट उस जगह ले जाता है, फेसबुक पे ले जाता है या फिर इंस्टाग्राम पे ले जाता है। मैं आपको इसकी बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि लिंक काम क्या करता है। मान लीजिए कि ये एक वेबसाइट है, ग्रोमार्ट के नाम से। वेबसाइट का नाम है ग्रोमार्ट, ये नाम है वेबसाइट का। ये वेबसाइट मैंने कल भी दिखाई थी कि ये मैंने खुद बनाई हुई है और इसको होस्ट भी किया हुआ है, ठीक है। वेबसाइट दिखा देता हूँ बल्कि मैं आप लोग, टाइम हमारे पास बिल्कुल कम रह गया, बीच में हमारी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई। ये हमारे पास वेबसाइट खुल चुकी है, ठीक है। ये ग्रोमार्ट की वेबसाइट है। अब इसका एक फेसबुक पेज भी है, ठीक है, गिरा, ठीक है। लेकिन एंकर टैग जो हम यूज कर रहे हैं ना, वो एंकर टैग ये होता है, ये एंकर टैग। मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे अबाउट अस के पेज पे ले जाएगा।
ठीक है। अगर मैं वापस आके इस पे होम पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे वापस होम पे ले जाएगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर फेसबुक लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे डायरेक्ट फेसबुक के पेज से कनेक्ट कर देगा, लेकिन मैं यहाँ से नहीं, अपनी वेब यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको कि ये यहाँ पर किस तरह काम करता है। मैंने फेसबुक लिखा और यहाँ पर इसको लिंक प्रोवाइड कर दिया कि https facebook.com/romart05, ठीक है। यहाँ पर आके रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ जैसे ही, ये मुझे ग्रो मार्ट के फेसबुक पेज पर ले आया, ठीक है। अब मैं इस वेबसाइट से दिखाता हूँ कि इस वेबसाइट पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा। इस वेबसाइट से मैंने फेसबुक खोली तो ये मुझे यहाँ से भी इसी लिंक पर ले आया। तो इस तरह से हम अपनी वेबसाइट्स में लिंक्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास इस वेबसाइट से भी फेसबुक कनेक्ट हो गया, ग्रोमार्ट का फेसबुक पेज खुल गया और मैंने अपनी वेबसाइट से भी इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट से जब भी कोई इसको लिंक को क्लिक करे ये एक न्यू टैब पे ऑन हो, तो मैं इसको टारगेट लिखूंगा यहाँ पर और ब्लैंक लिख दूंगा कि भाई जब भी इस लिंक पे कोई क्लिक करे तो ये एक न्यू टैब पे ऑन हो जाए। यहाँ ब्लैंक लिख दिया मैंने। बैक जाते हैं यहाँ से, ये हम बैक आ गए। अब यहाँ पर आकर जब मैं फेसबुक क्लिक करता हूँ तो ये मुझे न्यू टैब पे खोलेगा ये लिंक, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि किस तरह से न्यू टैब पे ऑन कर रहा है और किस तरह हम अपनी वेबसाइट को एक नए पेज पर खोल सकते हैं। जो भी हमने इसके साथ वेबसाइट या कोई भी लिंक किया है वो हम अपनी एक नए पेज पर, एक नए वेब पर किस तरह खोल सकते हैं। क्लियर है ये बात? एंकर टैग की बात क्लियर है? न्यू पेज का काम ये होता है, न्यू पेज इस तरह हम ऐड करते हैं कि जैसे हमने एंकर टैग यूज करा, इसके अंदर हमने ये लिंक प्रोवाइड कर दिया कि जैसे ही हमारे इस फेसबुक पे कोई भी क्लिक करे हमारे पास ये पेज ओपन हो जाए फेसबुक में, ठीक है। लेकिन हम अगर ये टारगेट वाला हटा देते हैं एट्रीब्यूट, तो ये हमारी जो वेबसाइट है उसी पे खुल जाएगा डायरेक्ट। इसको हटा देते हैं, ठीक है। रिफ्रेश करा, यहाँ पर आके क्लिक करा, ये डायरेक्ट हमें फेसबुक के पेज पर ले गया, लेकिन हमारी वेबसाइट गायब हो गई। तो जब भी ऐसा होता है कि यूजर हमारी वेबसाइट से किसी और वेबसाइट पे जाता है किसी लिंक को क्लिक करके, तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि वो वापस हमारी पलट के वेबसाइट पर ना आए, ठीक है। वो डायरेक्ट कैंसिल करे और बाहर चला जाए, या यहाँ से ब्राउजर बंद करे और बाहर चला जाए। तो इसलिए हम ये ब्लैंक टारगेट ब्लैंक इसलिए करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट से कोई भी अगर बंदा इस लिंक पर क्लिक करे तो उसके पास एक न्यू वेब पे ये लिंक ओपन हो, ताकि हमारी वेबसाइट भी उसके पास ऑन रहे और हमने जो लिंक दिया है वो भी उसके पास ऑन रहे। इससे फायदा ये होता है कि यूजर को अगर हमारी वेबसाइट पर दोबारा आना है तो वो इसको बंद करेगा और हमारी वेबसाइट पर दोबारा आ जाएगा, हमारी वेबसाइट उसके पास बंद नहीं होगी।
एंकर किस तरह से काम कर रहा है ये समझ में आ गया दोनों को, क्योंकि हमारे पास 2 अटेंडीज हैं, तो इस वक्त हमारी मीटिंग जो है वो डिस्कनेक्ट नहीं हुई। अगर हमारे पास एक अटेंडी और आ जाए तो हमारी मीटिंग जो है वो डिस्कनेक्ट हो सकती है। एंकर किस तरह से काम कर रहा है ये समझ में आ गया। रिपीट कर देता हूँ एक बार दोनों को, क्योंकि दोनों को क्लियर नहीं हुआ सही तरह, तो क्लियर कर देते हैं। एंकर टैग देखते हैं, लिस्ट क्लियर था, एंकर टैग देखते हैं। एंकर टैग किस तरह से काम करता है। एंकर टैग हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हमने अपनी वेबसाइट से किसी और वेबसाइट को लिंक करना है, ठीक है, या हमने अपनी वेबसाइट से किसी और पेज को कनेक्ट करना है, तो हम एंकर टैग को यूज़ करते हैं। अब जैसे मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, वो 2 पेज की वेबसाइट है, तो मैंने उन दोनों पेजों को एक दूसरे से कनेक्ट करना है, तो मैं एंकर टैग की मदद से उन दोनों को कनेक्ट कर दूंगा। एंकर टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है href। उस href में हम अपने उस दूसरे पेज का या उस दूसरी वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड करते हैं, कि जैसे ही इस एंकर लिंक पे कोई क्लिक करे, वो जो लिंक है वो फौरन कनेक्ट हो जाए, ठीक है। इसी तरह इसमें एट्रीब्यूट दूसरा है, वो है टारगेट का। टारगेट का एट्रीब्यूट हम इसलिए यूज करते हैं कि अगर हम चाह रहे हैं हमारी जो वेबसाइट है उससे अगर हमारी वेबसाइट पे हमारी वेबसाइट पे अगर कोई लिंक दिया हुआ है हमने, और वो लिंक एक न्यू वेब पे खुल जाए, ठीक है। ओपन लिंक इन न्यू टैब। नहीं, ब्लैंक की जगह न्यू टैब नहीं लिख सकते, क्योंकि ये एट्रीब्यूट है ना, प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट है। जो चीज़ें प्री डिफाइंड है उनको हम चेंज नहीं कर सकते। ये मैंने पहले ही बताई थी बात, कि ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज पे हर चीज़ डिफाइन होती, तो हम अपनी मर्जी से कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग HTML को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझते हैं, लेकिन HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम अपने फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं, हमने वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज में हर चीज़ प्री डिफाइंड है, तो हमें उसकी डिफाइन की हुई चीज़ों को ही यूज़ करना है। अगर हम उसकी डिफाइन की हुई चीज़ यूज़ नहीं करेंगे तो वो हमारे पास किसी काम की नहीं रहेगी। मैंने फेसबुक की आगे ये ओपन लिंक इन यूट्यूब लिख दिया, जो हमने अपने यूज़र को बता दिया कि जैसे ही वो फेसबुक क्लिक करेगा उसके पास वेबसाइट जो है वो एक न्यू टैब पे ओपन हो जाएगी, ठीक है। एंकर टैग बहुत छोटा सा टैग है और बहुत HREF भी प्री डिफाइंड है। एट्रीब्यूट और टैग जितने भी हैं सब प्री डिफाइंड है, कुछ भी हम अपने पास से नहीं लिख रहे हैं। जो प्री डिफाइंड चीज़ें हैं सिर्फ हम वो यूज़ कर रहे हैं। एंकर टैग अब क्लियर हो गया कि एंकर टैग किस तरह से क्या काम कर रहा है, ये क्यों यूज़ होता है। ठीक है, ठीक है। अब एक और चीज़ देख लेते हैं इसमें। हमने लिस्ट देख ली, हमने एंकर टैग का यूज़ किस तरह होता है वो देख लिया, हमने बेसिक टेक्स्ट किस तरह लिखते हैं, या अपनी वेबसाइट में कोई भी टेक्स्ट लिखना हो हम उस टेक्स्ट को किस तरह लिखते हैं वो हमने देख लिया है। अब हम इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं कि जैसे हमने अपनी वेबसाइट को जनरेट करी, अब उसमें हमने इमेजेस को ऐड करना है। हमने देखा है कि वेबसाइट्स में इमेजेस होती हैं, हमने इमेज यूज़ करनी है अपनी वेबसाइट में, तो इमेज के लिए भी बहुत एक आसान टैग है और बहुत छोटा सा काम है, कोई इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। इमेज का टैग यूज़ करेंगे। अच्छा, कुछ टैग होते हैं जिनका क्लोजिंग टैग होता है और कुछ टैग होते हैं जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता है। किन टैग्स का क्लोजिंग टैग होता है और किन का नहीं होता, ये जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें खुद ही चीज़ें मालूम हो जाती हैं। लेकिन इसको पता करने का आसान तरीका ये है कि जब भी आप कोई टैग लिखते हैं, जैसे ही मैंने टैग लिखा,
अब मैं स्टैक को क्लोज कर रहा हूँ। अरे सॉरी, बार बार ये मिस्टेक हो रही है। जैसे ही मैंने टैग लिखा, जैसे ही मैंने टैग क्लोज करा, अब इसके बाद इसका क्लोजिंग टैग शो नहीं हो रहा, तो हमें पता चल गया कि इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। ठीक है। अच्छा, टैग्स प्री डिफाइंड है, लेकिन हम अब चाह रहे हैं कि हम अपने पास से कोई टैग लिख दें। मैं चाह रहा हूँ कि बिलाल नाम से कोई टैग लिख दूँ, तो ये हमें उसका क्लोजिंग टैग भी बता देगा कि इसका क्लोजिंग टैग ये है। लेकिन इसके अंदर मैं कुछ भी लिखता रहा हूँ, ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि अगर हम अपनी वेबसाइट पे जाकर लिखते हैं तो ये हमारे पास शो नहीं होगा। ये शो तो हो रहा है लेकिन ये किसी काम का नहीं है ना। इनलाइन शो हो रहा है, ब्लॉक लेवल में शो नहीं हो रहा। ये रीड एज अ रीड कर रहा है इसको एंकर टैग के बाद, ये इसको रीड कर रहा है एज अ टेक्स्ट। जिस तरह हमने ओपन लिंक इन न्यू टैब लिखा हुआ है, उसी तरह इसको रीड कर रहा है। लेकिन इस टैग का मकसद क्या है, वो इस टैग का मकसद रीड नहीं कर रहा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है टैग क्या है। ठीक है। टेक्स्ट तो मैं यहाँ पर जो भी लिख दूँ वो हमारे पास शो हो जाएगा। मैं यहाँ पर दोबारा से कोई अपना नाम लिख देता हूँ, बिलाल अहमद। टेक्स्ट तो हमें शो कर देगा, लेकिन उस अगर मैं कोई टैग लगा रहा हूँ जो डिफाइन नहीं है, तो इसको उस टैग का मतलब नहीं पता कि ये टैग काम क्या कर रहा है, तो इसलिए हम अपनी मर्जी से टैग यूज नहीं कर सकते। इमेज का टैग यूज कर लेते हैं, इमेज। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर एक इमेज दे दूँ, तो मैं एस आर सी का एक एट्रीब्यूट यूज करता हूँ और एंटर करता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको एक इमेज दे देता हूँ। अच्छा, इमेज देने का सबसे जो आसान तरीका है वो ये है कि मैं कोई भी इमेज लूँ और जिस फोल्डर में मैं काम कर रहा हूँ उस फोल्डर में यहाँ के इमेज ऐड कर दूँ। इसके बाद हम क्लास 01 के फोल्डर में, और हमारे पास index.html के अलावा कोई भी फाइल या कोई भी इमेज ऐड नहीं है, तो हम यहाँ पर कोई भी इमेज ऐड नहीं कर सकते। हम यहाँ पर इमेज ऐड कर भी दें तो हमारे पास इमेज शो नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास कोई इमेज ही नहीं है। लेकिन वेबसाइट पे ये ज़रूर शो हो जाएगा कि भाई यहाँ पर कोई इमेज है। वो इमेज क्या है ये नहीं पता इसको, क्योंकि इमेज तो हमने लिखी, हमने हमारे पास इमेज कोई है ही नहीं, तो वो शो क्या करे। तो हम यहाँ पर आते हैं अपने फोल्डर के अंदर। सबसे पहले मैं एक इमेज उठाता हूँ और एक इमेज इसके अंदर डालता हूँ। किसी भी फोल्डर में इमेज ऐड करना तो आता है ना आप लोगों को। गूगल से जाके कोई भी इमेज डाउनलोड करें और उस इमेज को उस फोल्डर में आके पेस्ट कर दें, या पार्ट डिफाइन कर दें कि भाई डायरेक्ट जो भी मैं चीज़ डाउनलोड करूँ वो डायरेक्ट मेरे पास उस फोल्डर में से डाउनलोड करके दिखाता हूँ। वैसे तो डाउनलोड करनी आती होगी, लेकिन करके देख लेते हैं कि ये काम भी कैसे होता है। वेबसाइट सैंपल इमेजेस। ये इमेज मैंने ओपन करी, यहाँ पर आके इसको सेव एज करा, अब पार्ट डिफाइन करना है। पार्ट डिफाइन करने के लिए सबसे पहले डेस्कटॉप पे आए, क्लास 01 का फोल्डर ओपन करा। हमारी मर्जी है, हम नाम कुछ भी दे सकते हैं। मैं सैंपल दे रहा हूँ, सैंपल। ये वेबसाइट की इमेज जो है वो पिंटरेस्ट से डाउनलोड हुई है, इसलिए HTML के एक्सटेंशन से डाउनलोड हो रही थी। हमें कोई PNG या JPG की फॉर्मेट में चाहिए। सैंपल
जेपीजी की फॉर्मेट में आ गई है। क्योंकि मैं यहाँ पर अगर आगे एचटीएमएल की इमेज ऐड करता तो वहाँ पर शो नहीं होती, इसलिए हमें जो अपनी इमेज है वो जेपीजी या फिर पीएनजी की फॉर्मेट में चाहिए। अब मैंने यहाँ पर आगे अपनी इमेज को कनेक्ट कर दिया, एसआरसी के अंदर इमेज का नाम दे दिया कि ये मेरी इमेज है। यहाँ पर आके मैंने रिफ्रेश करा, ये मेरी इमेज शो हो गई। अच्छा, इमेज जो है वो शो हो रही है बराबर में, मैं चाह रहा हूँ कि ये नीचे शो हो। तो मैं यहाँ पर आके एंकर टैग के बाद एक टैग यूज करता हूँ बी आर का। बी आर का टैग क्यों यूज होता है? लाइन को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, मैंने लाइन को ब्रेक कर दिया, ये एंकर टैग के अंदर, एंकर टैग के नीचे शो हो रही है इमेज। अगर मैं एंकर टैग यूज नहीं करूंगा तो बिल्कुल एंकर टैग के बराबर में शो हो रही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके दोनों के बीच में गैप भी आ जाए, तो मैं ब्रेक का एक और टैग दे दूंगा, दोनों के बीच में ब्रेक भी आ गया। ठीक है, हम अपनी पिक्चर को इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इमेज का टैग एक बार फिर समझा देते हैं कि इमेज का टैग हमने किस तरह यूज करा। ये बी आर हटा देता हूँ मैं। सबसे पहले हमने इमेज का टैग यूज करा। इमेज का टैग सिर्फ ओपन टैग होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता है। इमेज टैग के अंदर हमने एसआरसी का एट्रीब्यूट यूज करा। ठीक है, एसआरसी के टैग के अंदर हमने वो इमेज देनी है जो कि हमारे पास हमारे फोल्डर में ऐड हो। इस वक्त हमारे फोल्डर में जो क्लास 01 का फोल्डर है, इसके इस वक्त हमारे पास इसमें सैम्पल डॉट जेपीजी के नाम से एक इमेज ऐड है। वो इमेज हमने ऐड किस तरह करी कि हमने गूगल खोला, वहां से एक पिक्चर डाउनलोड करी, सेव इमेज एज डेस्कटॉप, डेस्कटॉप से क्लास 01 का फोल्डर, और यहाँ पर आके उसका नाम दे दिया सैम्पल। क्योंकि मेरे पास पिक्चर ऐड है, पिक्चर सेव है, तो मैं दोबारा इसको सेव नहीं करूंगा। यहाँ पर आगे सेव करेंगे तो ये ऐड हो जाएगी और हमारे पास फोल्डर में शो हो जाएगी। इमेज में आकर हम एसआरसी का टैग देंगे, इमेज एसआरसी का एट्रीब्यूट, सॉरी टैग नहीं एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट, और यहाँ पर हम लिखेंगे सैम्पल, सैम्पल डॉट जेपीजी। हमने पिक्चर का नाम दे दिया। यहाँ पर आकर हमने रिफ्रेश करा, हमारे पास एंकर टैग के बिल्कुल बराबर में हमारी इमेज ऐड हो गई। हम चाह रहे हैं कि ये इमेज जो है वो एंकर टैग के नीचे शो हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और बी आर का टैग यूज कर देंगे। बी आर का भी सिर्फ ओपन टैग होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता है। बी आर टैग यूज किस लिए होता है? लाइन को ब्रेक करने के लिए, लाइन को ब्रेक करने के लिए। मैं चाह रहा हूँ कि एक ब्रेक और आ जाए, एक ब्रेक मैंने और ऐड कर दिया। अब फेसबुक और इमेज के बीच में गैप आ जाएगा, दोनों के बीच गैप आ गया। ठीक है, अच्छा एक चीज और थी टेक्स्ट में, मैं चाह रहा हूँ कि मैंने ये टेक्स्ट लिखा हेलो वर्ल्ड, मैंने यहाँ पर स्पेस नहीं दिया, चलिए दे दिया स्पेस। पी के टेक के अंदर आते हैं, यहाँ देखते हैं डॉलर और सेट के बीच में मुझे गैप देना है। तो डॉलर और सेट के बीच में गैप में कैसा दूंगा कि मैंने स्पेस दी हुई थी, सैम्पल के नाम से सेव की थी, लेकिन क्योंकि गूगल ने उसका जेपीजी फॉर्मेट खुद से डिफाइन किया हुआ था, एक्सटेंशन खुद से डिफाइन किया हुआ था, तो वो जेपीजी के फॉर्मेट में आ गया। अगर वो पीएनजी के फॉर्मेट में होती गूगल पे, तो वो हमारे पास पीएनजी के फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाती। गूगल पे जिस भी फॉर्मेट में होगी इमेज, वो उस एक्सटेंशन के साथ थोड़ी डाउनलोड हो जाएगी। हमें एक्सटेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक्सटेंशन खुद ही आ जाता है। डॉट जेपीजी, डॉट जेपीईजी और डॉट पीएनजी, इन तीनों में से कोई भी एक्सटेंशन खुद ही से आ जाता है, सिर्फ हमें इमेज का नाम देना होता है।
जब भी हम इमेज डाउनलोड करते हैं तो हमारे पास शो होता है कि हमारी इमेज जेपीजी में डाउनलोड हुई है, पीएनजी में डाउनलोड हुई है, ठीक है। तो जब भी हम अपनी वेबसाइट में जाके उस इमेज को लिंक करते हैं, एसआरसी के टैग में डालते हैं, तो हम उस नेम के साथ एक्सटेंशन वही यूज करते हैं जिस एक्सटेंशन के साथ डाउनलोड हुई। एक्सटेंशन हमेशा हम वही देते हैं जो कि एक्सटेंशन हमारे पर डाउनलोड हुआ है। अगर मैंने कोई हाँ हेलो वर्ल्ड के बीच में अगर हम br का टैग यूज करेंगे तो हेलो करके दिखाता हूँ। देन ये इमेज वाली बात क्लियर हो गई, तो हम तीरथ की बात का जवाब देते हैं। इमेज वाली बात क्लियर हो गई है कि एक्सटेंशन ठीक है। अच्छा, तीरथ वाली बात पे आते हैं कि हमने हेलो वर्ल्ड के बीच में br का टैग दे दिया। हेलो वर्ल्ड एक साथ शो हो रहा है ना, अलग अलग शो हो गया, ठीक है। अच्छा, ये डॉलर सेट जो है, ये देखो ये भी एक साथ आ गया। अगर मैं यहाँ पर आके वापस से स्पेस दे दूँ और यहाँ पर आके रिफ्रेश करूँ तो बीच में दोबारा से स्पेस आ गया। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि स्पेस मैं खुद से दूँ, क्योंकि बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि हमें स्पेस को खुद से डिफाइन करना पड़ता है। HTML खुद से स्पेस नहीं देता, तो हमें खुद से स्पेस देना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंड NBSP ठीक है, एंड NBSP। ये ब्राउजर को बता रहा है कि डॉलर और सिट के बीच में एक ब्लैंक स्पेस है, ठीक है। एक ब्लैंक स्पेस डिफाइन कर रहा है डॉलर और सिट के बीच में। यहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहले दोनों के बीच स्पेस हटा देते हैं और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, तो दोनों के बीच से स्पेस हट गया, ठीक है। मैं वापस आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ NBSP। अब मैं जाके रिफ्रेश करता हूँ, दोनों के बीच में गैप आ गया, ठीक है। ये चीज़ हर जगह यूज़ नहीं होती, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि हमें ये यूज़ करना पड़ता है, तो हम स्पेस देने के लिए ये भी चीज़ यूज़ करते हैं कि हम ब्राउज़र को बता देते हैं कि इन दो वर्ड्स के बीच में इसको स्पेस को ऐड कर दो, ठीक है। एक और छोटी सी चीज़ देख लेते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे टेक्स्ट और लिस्ट के बीच में एक लाइन आ जाए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए। देखा आपने बहुत सारी जगहों पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची हुई होती है, इन दोनों के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। इससे हमें पता चल रहा है कि ये सेक्शन अलग है, ये सेक्शन अलग है, ये सेक्शन अलग है, ये सेक्शन अलग है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन से हमें पता चल रहा है। इसी तरह वर्टिकल लाइन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वर्टिकल लाइन ऐड करने के लिए हमें एक अलग से चीज़ यूज़ करनी पड़ती है, जो कि हम CSS के साथ देखेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड करने का तरीका ये है कि हमने अपनी दो चीज़ों के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड कर दी कि भाई ऊपर वाला हिस्सा अलग है, नीचे वाला हिस्सा अलग है। मेरी आवाज़ क्लियर है? मेरा इंटरनेट कनेक्शन डिसेबल है, डिसेबल हो गया है। इमेज में सिर्फ नेम लिखना है, जिस नेम से आपके पास इमेज है ना, देखो जिस फोल्डर में आप काम कर रहे हैं ना, उस फोल्डर में जो भी इमेज होगी ना, सिर्फ आप वही इमेज अपनी वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी है कि आप गूगल पे जाएं और लिंक ऐड कर दें, लेकिन लिंक ऐड करने में ये होता है कि आपका जो कोड है ना वो बहुत मैसी हो जाता है।
तो एक अच्छे डेवलपर की निशानी यही है कि वो अपने वेबसाइट की जो इमेजेस है ना वो अपने फोल्डर में डाउनलोड करके रखे, क्योंकि जब भी हम होस्टिंग की तरफ जाएंगे अभी आगे की तरफ तो हम ये देखेंगे, हाँ बिल्कुल साइज भी चेंज कर सकते हैं, उसको अलाइन भी कर सकते हैं, उसको पैडिंग भी दे सकते हैं, उसको मार्जिन दे सकते हैं। पैडिंग मार्जिन क्या है ये सीएसएस में जाके हम देखेंगे। उसको हम हर तरीके से अपने साथ अपने तरीके से ऐड कर सकते हैं। इमेज को हम शेडो भी दे सकते हैं, बॉर्डर भी दे सकते हैं, ठीक है। इमेज के साथ हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन सब स्टाइलिंग जो है ना, सब डिजाइनिंग जो है वो सब हम सीएसएस में देखेंगे। अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि हम चीजों को ऐड किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं बात ये कर रहा था कि आगे हम जब पोस्टिंग की तरफ जाएंगे तो हम देखेंगे जितनी भी इमेजेस हमारे फोल्डर में ऐड होंगी ना वो आसानी से हमारे पास होस्टिंग के लिए ऐड हो जाएंगी हमारे होस्टिंग लिंक में। लेकिन अगर हम कोई लिंक देते हैं ना तो मिसाल के तौर पर वो लिंक चेंज हो गया या वो लिंक गूगल ने डिलीट कर दिया, तो उस लिंक की जगह पर हमारी इमेज शो नहीं होगी और हमारा कोड भी मेसी हो जाएगा। तो इसलिए हम अच्छी जो प्रैक्टिस है वो ये है कि जो भी इमेज आपने ऐड करनी है उसको अपने पास डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद उसको अपनी वेबसाइट में ऐड कर दें, ठीक है। हमने इमेज भी देख ली, हमने लिंक्स किस तरह ऐड करते हैं वो भी देख लिया, हम लिस्ट किस तरह ऐड करते हैं वो भी देख ली, हम पैराग्राफ किस तरह ऐड करते हैं वो भी देख ली, हम हेडिंग किस तरह ऐड करते हैं वो भी देख ली, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट को इस तरह बनाऊँ। जैसे मैं यहाँ नीचे गया, अब मैंने अपनी वेबसाइट पे वापस ऊपर जाना। एक मिनट, मैं म्यूट हो रहा हूँ 2 मिनट के लिए। कंटिन्यू करते हैं। तो हम ये देख रहे थे कि जैसे मैं यहाँ पर इस पेज पे नीचे आ गया हूँ, अब मैंने वापस ऊपर जाना है, तो मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं स्क्रॉल करके इसको ऊपर ले जाऊँ, ठीक है। लेकिन मैं इसको स्क्रॉल करके ऊपर नहीं लेके जा रहा, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पर एक लिंक शो हो जाए, उस लिंक पे जैसे ही मैं क्लिक करूँ मेरी वेबसाइट के टॉप पे मुझे ले जाए, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, टैग टू टॉप, कमिट है, कमिट कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। एंकर का टैग बनाएंगे, HREF का उसके अंदर हम डिफाइन कर देंगे एट्रीब्यूट, और यहाँ लिख देंगे टॉप, यहाँ लिख देंगे हैश। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, सॉरी BR लगा लेते हैं पहले ताकि ये न्यू लाइन में चले, BR क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि स्पेस भी आए इमेज के बाद। अच्छा, इस वक्त मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये डायरेक्ट मुझे टॉप पे लिया था, ठीक है। मैं यहाँ पर आया, टॉप क्लिक करा, फौरन ये मुझे टॉप पे लिया है। इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, बैक टू टॉप भी लिख सकता हूँ, बैक टू टॉप। अच्छा, मेरी वेबसाइट का जो साइज है वो जूम आउट हो गया, जूम इन कर लेता हूँ पहले, जूम इन कर लिया, बैक टू टॉप यहाँ पर है, ठीक है। ये बैक टू टॉप किस तरह आ रहा है, क्योंकि हमने HREF के अंदर ये हैश यूज करा है,
अगर मैं हैश यूज नहीं करूंगा तो मेरा कोई फायदा नहीं है। क्लिकेबल तो है, टॉप पे भी आ रहा है, लेकिन अगर मेरी वेबसाइट बड़ी है, जैसे वेबसाइट ज़्यादा लंबी जा रही है, तो ये मुझे बैक टू टॉप पे नहीं लेके जाएगा, थोड़ा सा टॉप पे लेके जाएगा। इसलिए हैश देना लाजमी है। इस वक्त तो हमारी छोटी वेबसाइट है तो इसलिए इसमें मसला नहीं आ रहा है, बड़ी वेबसाइट होगी तो इसमें ज़रूरत देखेंगे। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट जो है, मैं वेबसाइट पे यहाँ पर आता हूँ, HR टैग के नीचे, बल्कि HR टैग के ऊपर ही, यहाँ पर एंकर के टैग बना देता हूँ। हमारे पास लिस्ट है, इमेज है और लिंक है। चलो दो चीज़ों को टारगेट करते हैं, सिर्फ दो चीज़ों को टारगेट करते हैं। हाँ, BR दे देता हूँ ताकि लाइन ब्रेक हो जाए, और इसको हम ऐड कर देते हैं एक UL के टैग में। UL के टैग में हमने इसको ऐड कर दिया, LI LI ये हमारी ऑनऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पर आगे हम एक ID दे देते हैं लिस्ट। यहाँ पर आके मैं लिख देता हूँ हैश लिस्ट। LI टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ लिस्ट, ठीक है। इमेज के टैग में आते हैं, इमेज के टैग में आके भी एक ID देते हैं इमेज की, ठीक है। यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ हैश इमेज, यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ इमेज, ठीक है। अच्छा, ये मैंने काम क्या करा है पहले समझा देता हूँ। टारगेट लिस्ट एंड इमेजेस, ठीक है। हमने अपनी इमेजेस को LI का टैग इसमें यूज नहीं करेंगे और UL का भी यूज नहीं करते हैं, क्योंकि लिस्ट नहीं बना रहे हम, तो लाजमी नहीं है। सिंपल हम इसके अंदर आगे लिस्ट लिख देते हैं, इसके अंदर आगे इमेज लिख देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर दो एंकर टैग लिखे हैं, जैन मैं जवाब दे रहा हूँ आपका। ये मैंने यहाँ पर दो एंकर टैग लिखे हैं और एंकर टैग के अंदर मैंने HREF के अंदर हैश और लिस्ट लिखा है। अच्छा, मैंने हैश और लिस्ट इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आगे ID दी है एक लिस्ट, ठीक है। जब भी हम किसी ID को टारगेट करते हैं तो हैश से टारगेट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लास देता तो मैं क्लास को टारगेट करता डॉट से, लेकिन ID है तो ID को हम टारगेट करते हैं हमेशा हैश से, ठीक है। मैंने इसको कहा कि जब भी तुम्हारे लिस्ट के ऊपर कोई क्लिक करे तो तुम डायरेक्ट लिस्ट को टारगेट करो। इसने डायरेक्ट लिस्ट को टारगेट करा। अगर मैं इमेजेस पे क्लिक करता हूँ तो इसने डायरेक्ट इमेज को टारगेट करा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं कोड किस तरह लिखा मैंने। सबसे पहले मैंने दो एंकर टैग बनाए। एंकर टैग के अंदर मैंने HREF के एट्रीब्यूट दिया। एट्रीब्यूट के अंदर अभी
हम नहीं देखते कि हमने क्या लिखा है। हमने एट्रीब्यूट के अंदर नाम दे दिया लेस और इमेज का। मैं चाह रहा हूँ कि दोनों अलग अलग लाइन में आए, ठीक है। एक लिस्ट का एंकर टैग बना दिया, एक इमेज का एंकर टैग बना दिया। दोनों का एट्रीब्यूट नेम है href, ठीक है। हम अपनी लिस्ट में आए, हमने वहां पर आके आईडी दे दी लिस्ट। इमेज के अंदर आए, वहां पर आईडी दे दी इमेज, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि ये एंकर टैग जो है ये टारगेट करें हमारे उन आईडीज को, जो आईडीज हमने डिफाइन करी है उन आईडीज को टारगेट करें। तो हम href के अंदर उन आईडीज का नाम लिख देते हैं और हैश के साथ लिखते हैं, क्योंकि हम जब भी आईडी को टारगेट करते हैं वो हैश से टारगेट करते हैं, ठीक है। आईडी और क्लास दो तरह की चीजें होती हैं। आईडी को हमेशा हम क्लास हैश से डिफाइन करते हैं और क्लास को हम हमेशा डॉट से टारगेट करते हैं। आईडी और क्लास में फर्क क्या है? आईडी यूनिक होती है, आईडी यूनिक होती है हमेशा। आईडी अगर मैंने लिस्ट किसी को दे दी है तो वो मैं लिस्ट किसी और को असाइन नहीं कर सकता। क्लास यूनिक नहीं होती, मैं चाहूं तो 2-3 टैग को भी उस वही एक ही क्लास डिफाइन कर सकता हूं। क्लास डिफाइन करने का तरीका ये, क्लास लिखा, लिस्ट, ये मेरी क्लास हो गई। अब मैं ये क्लास जो है किसी को भी डिफाइन, किसी को भी असाइन कर सकता हूँ। असल जो असाइन कर रहे हैं ना वो हम चीज वो असाइन यहाँ कर रहे हैं, ये हैश के साथ हम टारगेट कर रहे हैं। जो असाइन वाली बात करी ना, असाइन हम यहाँ कर रहे हैं, ये हम असाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये क्लास में किसी को भी असाइन कर सकता हूँ, लेकिन ये आईडी में किसी को भी असाइन नहीं कर सकता, क्योंकि आईडी हमेशा यूनिक होती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि हमने टारगेट किस तरह करा है। अपने एंकर लिंक्स से हमने अपने जो टैग बनाए हैं यूआरएल और इमेज का, उसको टारगेट किस तरह करा है। सबसे पहले हमने 2 एंकर टैग बनाए, ठीक है। एंकर टैग सिंपल जो हमने नीचे बनाना सीखा उसी तरह एंकर टैग बनाया है हमने, ठीक है। यहाँ पर अभी हैश लगा लेते हैं ताकि बात समझ में आ जाए। सिंपल से एंकर टैग बनाए, एक लिस्ट के नाम से, एक इमेज के नाम से, ठीक है। हम यूआरएल में आए, हमने यूआरएल को एक आईडी दे दी लिस्ट के नाम से, ठीक है। इमेज में आए, इमेज में आईडी दे दी इमेज के नाम से, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने जो ये एंकर टैग यहाँ पर लिखे हैं ये मेरी उस लिस्ट की आईडी को टारगेट करे और उस इमेज की आईडी को टारगेट करे, ठीक है। तो आईडी टारगेट करने का तरीका ये है कि हम यहाँ पर आते हैं और लेते हैं लिस्ट और यहाँ ले लेते हैं इमेज। अब ये हमारी आईडी टारगेट हो गई। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ हैश रहने देता हूँ तो ये हमारी कोई भी आईडी टारगेट नहीं करेगा। रिफ्रेश करके देखते हैं। इमेज पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बैक टू टॉप ले जाएगा, लेकिन ये मुझे इमेज तक लेकर नहीं जाएगा। बैक टू टॉप तो लेके जा रहा है मुझे, लेकिन इमेजेस की तरफ लेकर नहीं जा रहा। लिस्ट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो लिस्ट मुझे लिस्ट के पास लेके जा रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिस्ट को टारगेट किया हुआ है। अब मैं यहाँ पर आके इमेज को भी टारगेट कर देता हूँ कि भाई इमेज को भी टारगेट कर दो। और आगे रिफ्रेश करते हैं, बार बार जूम आउट पता नहीं क्यों हो रहा है। इमेज, ये डायरेक्ट मुझे इमेज पर ले गया, ठीक है। अब क्लियर है ये बात? जैन क्लियर है? ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास के लिए फिर बाकी करेंगे।
इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से पहले। ये हमारे पास सेव है तो मैं डायरेक्ट बंद कर सकता हूँ। अगर मैंने ऑटो सेव नहीं किया हुआ तो मुझे कंट्रोल एस करना पड़ता पहले, फिर इसको बंद करना पड़ता। लेकिन मेरे पास कंट्रोल एस क्योंकि सिलेक्ट है तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है करने की। अच्छा, कमांड प्रॉम्प्ट का पूछा था कि कमांड प्रॉम्प्ट का क्या है कि किस तरह यूज़ करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट इस तरह यूज़ करते हैं। इंटरनेट डिसेबल, हमने यहाँ पर आई कमांड प्रॉम्प्ट लिखा। जो चीज़ समझ में नहीं आई कमेंट में लिख दो या ग्रुप में सवाल कर लेना, मैं बता दूंगा। यहीं पूछ लो पहले। CMD हमने ओपन करा, ठीक है। मेरा जी ये फोल्डर है क्लास 01 का। अब एक और से चीज़ देख लें, क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट इससे ज़्यादा आसान तरीके से समझ में नहीं आ सकती। क्योंकि सबसे आसान चीज़ है, क्योंकि हमारी जो हमारा जो फोल्डर है वो बिल्कुल डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको मैं ओपन करता हूँ। सबसे पहले मैं चेंज डायरेक्टरी डेस्कटॉप। अब हम डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। हमारी जो डायरेक्टरी है, जो हमारा पाथ है, वो डेस्कटॉप पे आ चुका है। अब मैं डेस्कटॉप पे किसी भी चीज़ को टारगेट कर सकता हूँ या किसी भी चीज़ पे जा सकता हूँ। तो मैंने कहा कि भाई क्लास 01 के नाम से मेरे पास वहाँ एक फोल्डर है, मुझे उस फोल्डर में ले जाओ। ये मुझे उस फोल्डर में ले आया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने ये फोल्डर ओपन कर लिया, लेकिन मुझे इस फोल्डर में मेरे पास डेवलपमेंट की फाइल्स पड़ी हुई है, index.html जैसे पड़ी हुई है। तो मुझे उसको अपने कोड एडिटर के साथ ओपन करना है। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर कोड डॉट एंटर। ये डायरेक्ट मुझे विजुअल स्टूडियो कोड के साथ कनेक्ट कर देगा और मेरा जो फोल्डर है वो डायरेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड पे खुद ही ओपन कर देगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है। इससे भी आसान तरीका अगर चाहिए तो इससे आसान तरीका ये है कि इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं। हम अपना क्लास 01 का फोल्डर ओपन करते हैं, टॉप पे आके क्लिक करते हैं। ये देखें वही बात यहाँ पर शो हो रहा है जो कि बात अभी हमने कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखा था। ये वही बात है, वो यहाँ शो हो रहा है। यहाँ पर हम CMD लिखते हैं, इसने हमें वो पाथ ओपन करके दे दिया जो कि पाथ हमने अभी खुद से लिखा था, CD लिखकर, CD डेस्कटॉप CD क्लास 01। इसने वो पाथ हमें ऑन खोल के दे दिया। यहाँ पर हमको डॉट लिख के जैसे ही एंटर करेंगे हमारे पास ये कोड एडिटर पे ओपन कर देगा। अच्छा, कोड एडिटर अभी तक डाउनलोड करा नहीं करा ये बता दें मुझे। कोड एडिटर अगर डाउनलोड नहीं करा तो वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें उसको, ताकि प्रैक्टिस उस पर हो जाए। और तीरथ क्या क्वेश्चन है वो भी लिख दो। लिंक तो कोई भी ऐसा खास नहीं है, जस्ट ब्राउजर पे आपने जाके विजुअल स्टूडियो कोड लिखना है और उसका न्यू वर्जन फॉर माइक्रो विंडोज़ जो है वो डाउनलोड करना है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ इंस्टॉल करना है। तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं अलग से उसका कोई लिंक दूँ। अगर नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पर खोल के दिखा देता हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड, code.visualstudio.com। स्टेबल बिल्ड,
आपकी विंडोज 64 बिट की है तो ये डाउनलोड हो जाएगा। अदर डाउनलोड्स में अगर जाएं तो ये हमें दिखा रहा है विंडोज 7, 8, 10। अगर हमारा कंप्यूटर कमांड प्रोम्प्ट के लिए एक अलग से वीडियो बनाकर मैं सेंड कर दूंगा। अगर हमारा पीसी 32 बिट का है तो 32 बिट के लिए भी हम डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर हमारा कंप्यूटर 64 बिट का है तो हम 64 बिट के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसे बैक करते हैं, ये लिंक कॉपी कर लें, इस लिंक से लाजमी डाउनलोड हो जाएगा क्योंकि मैंने भी यहीं से डाउनलोड करा हुआ है और डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ इंस्टॉल किया हुआ है। हो सकता है कुछ मसला आ रहा हो या कोई एरर आ रहा हो तो वो स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में सेंड कर दें, उसका सॉल्यूशन जो होगा मैं बता दूंगा। वैसे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है तो यहाँ से डाउनलोड आसानी से हो जाना चाहिए, मसला नहीं होना चाहिए। अभी तक की सारी चीज़ें क्लियर हैं तो हम आज की क्लास को एंड करें। ठीक है, रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा क्योंकि आज की रिकॉर्डिंग भी हो गई। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।